नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली इस एनपीएस ट्यूटोरियल को मैंने 3 सेशन में डिवाइड किया है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने एनपीएस इंट्रोड्यूस क्या किया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर हम लोग एनपीएस में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं वो जानेंगे, फिर एनपीएस के पूरे आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में बेसिक्स डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और फिर एनपीएस के रिटर्न्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। और सेशन 2 में दोस्तों हम लोग एक्टिव और ऑटो चॉइस के बारे में डिटेल में जानेंगे, टीयर 1 टीयर 2 के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, टैक्सेशन, एएसपी और विड्रॉल ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि किसी और टॉपिक को भी आपको कवर करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख के दें, हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को सेशन 3 में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पूरे ट्यूटोरियल को बनाने में अभी तक हमने 100 स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली है और दोस्तों पिछले 1 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस पूरे ट्यूटोरियल को बनाने में। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करें कि हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके साथ में शेयर करते हैं। और आप इस पूरे वीडियो को देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा वीडियो देख के अगर आपको लगता है कि सही में हमने अच्छी खासी मेहनत की है तो वीडियो के अंत में एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेशन की ओर। दोस्तों सन 2004 से पहले हम लोग के यहाँ की रिटायरमेंट पॉलिसी क्या थी। 2004 से पहले जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते थे, अगर वो रिटायर होते थे उसके बाद में उन्हें एक फिक्स्ड पेंशन दिया जाता था और ये सारा का सारा पेंशन का जो लोड था वो गवर्नमेंट्स के ऊपर में था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये सारा का सारा पेंशन का लोड गवर्नमेंट्स के ऊपर में था। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी से गवर्नमेंट्स को 2 प्रॉब्लम आने लगी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था कि उनके ऊपर में पेंशन का लोड बढ़ रहा था और ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। हमारे जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और जो इंडिया के सिटीजन है उनके लिए ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं था जिसके बाद में उनके लिए 60 साल के बाद में उनकी इनकम को सिक्योर किया जाए। इसी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम था ओएसिस और जिसका मतलब था ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। और इनको कहा गया कि आप एग्जामिन कीजिए सारे पॉलिसीज को और इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। ओएसिस के रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, जी हां दोस्तों, शुरू में इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम नहीं था, सबसे पहले इससे कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम के नाम से ड्राफ्ट किया गया और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन के लिए गवर्नमेंट भी अपना एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन करेगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पॉलिसी से गवर्नमेंट्स के ऊपर में वो जो पेंशन का लोड था वो कम होता नजर आ रहा था और इस पूरे स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए एक इंटरिम अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस पीएफआरडीए को सन 2014 में जाकर के एक फुल टाइम रेगुलेटर की मान्यता मिल गई। लेकिन दोस्तों इस कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम के तहत हमारा पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया जो कि गवर्नमेंट का था, वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम था जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन को लेकर के था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का नाम बदला और इसका नाम कर दिया नेशनल पेंशन सिस्टम। और ये क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस पर्टिकुलर नेशनल पेंशन सिस्टम को मई 2009 में पूरे के पूरे सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि जो एनपीएस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो डिफरेंट है जो भी बाकी के सिटीजन्स के लिए जो एनपीएस है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो एनपीएस है उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो एनपीएस है बाकी के सिटीजन्स के लिए उसमें गवर्नमेंट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। और इस पर्टिकुलर एनपीएस में सिटीजन्स अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसी के बेसिस पर उनको वेरिएबल पेंशन दिया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों एनपीएस के 3 मॉडल है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो कि कंपलसरी है और जिसमें कि गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को एनपीएस का बेनिफिट देना चाहती है तो अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो एनपीएस में अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। और तीसरा मॉडल आता है बाकी के सिटीजन्स के लिए जो कि एक ऑप्शनल है और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। इसमें जो सिटीजन्स अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में करेंगे उसी हिसाब से उनको 60 साल के बाद में पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में होता है कि एनपीएस में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो एनपीएस में इंडिया के सारे सिटीजन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों एनएसडीएल के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आप खुद से एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनएसडीएल का वेबसाइट है और ये पर्टिकुलर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और सारे के सारे डिटेल्स फिल करके आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं।
दूसरा तरीका है बैंक्स के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बैंक्स हैं जो कि आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। तो आप डिफरेंट बैंक्स के थ्रू में जा सकते हैं और अपना एनपीएस का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। और तीसरा तरीका है अपने नज़दीकी पीओपी के पास में जा करके फिजिकली आप फॉर्म कलेक्ट करें और वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप अपना एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर ये पीओपीज क्या होते हैं, तो आसान शब्दों में आपको बताऊं तो दोस्तों, सबसे पहले पीओपी का मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो पीओपी एक तरीके का सेंटर है दोस्तों, जहां पे कि आपको फिजिकली जाना होता है और वहां पर जाकर के आप अपना एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके आसपास में पीओपीज कहाँ है इसको पता करने के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना स्टेट और अपना लोकेशन बताएं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन कौन से सेंटर्स है जहां पे जाकर के आप अपना एनपीएस का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है, आपके पास में पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा और फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ मैंडेटरी डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि बैंक डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स। आपको एक स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगेगा, एक कैंसिल चेक लगेगा, एक फोटोग्राफ लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों अब मुद्दे की बात यह है क्या कि अगर हम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा आगे जाके कहाँ इन्वेस्ट होता है, तो हमारा पैसा आगे जाकर के स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी कि इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट होता है। और इसमें हमें दो चॉइस मिलते हैं जब भी हम जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए एनपीएस में, तो हमें इसमें दो चॉइस मिलता है। पहला चॉइस होता है एक्टिव। एक्टिव के तहत आप इसमें खुद से मैनेज कर सकते हैं कि आपके पैसा का कितना परसेंटेज स्टॉक्स मार्केट में जाए और कितना परसेंटेज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जाए, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में रिस्क भी हाई होता है और इसमें रिटर्न भी हाई मिलता है, और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम होता है और इसमें रिटर्न भी कम होता है। उसी तरीके से इसमें एक दूसरा चॉइस भी मिलता है जिसका नाम है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस अगर आप लेते हैं तो आपके एज के अकॉर्डिंग में आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स मार्केट में और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ा दिया जाता है। वैसे दोस्तों मैं सेशन 2 में आपको ऑटो और एक्टिव चॉइस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि जो भी पैसा आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स मार्केट में और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है आगे जाकर के, और इस सारी चीज को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। लेकिन पीएफआरडीए भी इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस का भी हेल्प लेता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस पूरे के पूरे एनपीएस आर्किटेक्चर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो कि शामिल होते हैं। सबसे पहला प्लेयर और सबसे बड़ा प्लेयर पीएफआरडीए के बाद में आता है एनपीएस ट्रस्ट, जो कि हमारे जैसे सब्सक्राइबर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है। दूसरे प्लेयर आते हैं सीआरए, जो कि जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अगला सबसे बड़ा प्लेयर का नाम है दोस्तों पीओपी। पीओपी सेंटर्स हैं जहां पे जैसा मैंने बताया कि आप अपने एनपीएस के अकाउंट को खुलवा भी सकते हैं, और एक बार अगर आपका एनपीएस का अकाउंट खुल गया तो वहां पे जाकर के आप अपना जो पैसा डिपॉजिट करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम आता है पेंशन फंड मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, पेंशन फंड मैनेजर। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी पैसा आप एनपीएस में डालते हैं उसको सरकार किसी भी तरीके से मैनेज नहीं करती है, बल्कि सरकार अपने नीचे में पीएफएम यानी कि पेंशन फंड मैनेजर को इनरोल करवाती है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं और आपके पैसे को आगे जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो इस हिसाब से ये भी है दोस्तों कि डिफरेंट फंड मैनेजर्स आपके पैसे को डिफरेंट तरीके से मैनेज करेंगे और उनका जो रिटर्न है आपके इन्वेस्टमेंट पे वो डिफरेंट होगा, और वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि आखिर कौन सा फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। उसके बाद में नाम आता है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका पैसा आगे जाके स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी है जो कि एनपीएस में अपना रोल अदा करती है। उसके बाद में आता है ट्रस्टी बैंक, जो कि आपके सारे ऑपरेशंस को, जो भी आपका ऑपरेशन है बैंकिंग वो देखता है। करेंटली एक्सिस बैंक है जो कि एनपीएस का ट्रस्टी है। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों एएसपी यानी कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, और ये वन ऑफ द की प्लेयर्स हैं इस एनपीएस स्ट्रक्चर में। दोस्तों जैसे ही हम 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद में हमारे पास में जो भी फंड होता है वो इस पर्टिकुलर एएसपी को दे दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो एएसपीज हैं वो हमें पेंशन प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि 60 साल से पहले हमारा पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स के पास
में होता है और 60 साल के बाद में हमारा पैसा इन एएसपीज को दे दिया जाता है। और ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये हम नहीं करते, ये इसका ट्रस्टी बैंक करता है जो कि एक्सिस बैंक है। जैसे ही आप 60 साल के होते हैं तो आपका जो भी अमाउंट है वो पेंशन फंड मैनेजर के अकाउंट से उठा करके वो एएसपी के अकाउंट में डाल देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों आखिर ये प्लेयर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइबर का नाम आता है जो कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो हमें पीओपी में फिजिकल विजिट करना पड़ेगा या तो हम ऑनलाइन एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें एक प्रैन नंबर जनरेट होकर के मिलेगा। प्रैन नंबर का मतलब होता है दोस्तों परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसा कि आपके पास में पैन कार्ड नंबर होता है उसी तरीके से जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक प्रैन नंबर दिया जाता है और ये लाइफ टाइम के लिए बस एक ही नंबर है प्रैन नंबर जो कि आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई और भी प्रैन नंबर नहीं कभी मिलेगा। जैसा कि पैन कार्ड के साथ होता है लाइफ टाइम, आप चाहे कंपनी स्विच करें या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाए, आपका पैन कार्ड का नंबर एक ही होता है। उसी तरीके से एनपीएस में अगर आप एक बार इनरोल कर देते हैं तो आपको एक प्रैन नंबर मिलता है, लाइफ टाइम वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जैसे ही आपको प्रैन नंबर मिल जाता है उसके बाद में आप फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स निकाल के देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हम जैसे सब्सक्राइबर्स का पैसा डायरेक्ट फंड मैनेजर्स के पास जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा पैसा या तो हम पीओपीज के थ्रू भेजते हैं या तो ऑनलाइन जो भी एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है या एनपीएस ट्रस्ट का जो भी ऐप है उसके थ्रू हम अपना पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पैसा जाता है एक्सिस बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सिस बैंक ही सारे बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पैसा ट्रस्टी बैंक यानी कि एक्सिस बैंक के पास जाता है। एक्सिस बैंक फिर वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके पेंशन फंड मैनेजर्स के पास में भेजता है और उसके बाद में जो भी लेन देन होता है वो एक्सिस बैंक और पेंशन फंड मैनेजर्स के पास में होता है। और इस सारे स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, जिसने कि एक एनपीएस ट्रस्ट बनाया है अपने नीचे में इस पूरे स्ट्रक्चर्स को देखभाल करने के लिए, हमारे जैसे सब्सक्राइबर्स का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। और एनपीएस ही ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि पेंशन फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करता है। और जैसे ही हम 60 साल के होते हैं तो हमारा सारा अमाउंट ट्रस्टी बैंक ट्रांसफर कर देता है एएसपीज के पास में यानी कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास में, जहां से कि हमें हमारे चॉइस के बेसिस पे पेंशन मिले। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन फंड मैनेजर्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो कि हमारे पैसे को मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी हम लोग एनपीएस में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमें एक चॉइस दिया जाता है कि आप इस 8 फंड मैनेजर्स से सेलेक्ट करेंगे कि आपको किसके थ्रू अपना पैसा मैनेज करवाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट फंड मैनेजर्स का जो भी रेट ऑफ रिटर्न है वो डिफरेंट ईयर्स में कितना है। तो इसमें सबसे ऊपर आता है एचडीएफसी पेंशन फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। उसके बाद में यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन ने दिया है, उसके बाद में एसबीआई, आईसीआई। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि सारे फंड मैनेजर्स का क्या परफॉर्मेंस है। और इस हिसाब से जब भी आप एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को देखने के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपना पेंशन फंड मैनेजर को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा दोस्तों कि अगर मैंने कोई पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट कर लिया और मैं उससे खुश नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, हर फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार अपने पेंशन फंड मैनेजर्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग एनपीएस के कुछ और डिटेल्स में बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि जो भी सब्सक्राइबर होता है जिसको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना होता है वो सबसे पहले पीओपी पे जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में उनको एक प्रैन नंबर मिलता है जो कि लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो सबसे पहला अकाउंट आपका टियर 1 अकाउंट खोला जाता है एनपीएस में। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप टियर 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। तो जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो सबसे पहले आपका टियर 1 अकाउंट खुलेगा जो कि एक आपका पेंशन स्कीम है। इसी अकाउंट के तहत आपको सारा का सारा पेंशन मिलेगा और इस पर्टिकुलर अकाउंट के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन इसके तहत आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो कि टियर 2 अकाउंट में नहीं है। टियर 2 अकाउंट एक टाइप का एड ऑन अकाउंट है, ये बस एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये कोई पेंशन स्कीम या पेंशन अकाउंट नहीं, ये बस एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें कि आप जब मन करे तब इन्वेस्ट करें, जब मन करे तब आप विड्रॉ करें। अब बात करते हैं क्या कि इस दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से किस में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों दोनों की जो इन्वेस्टमेंट मेथड होता है वो सेम होता है, फंड मैनेजर सेम होता है, आपके इन्वेस्टमेंट और उसके रिटर्न पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस इसमें जो बेनिफिट होता है कि आपको टियर 1 अकाउंट से पेंशन मिलेगा, उससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट आपको टियर 2 अकाउंट से नहीं मिलेगा। टियर 2 अकाउंट सिंपल एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें आप जब मन करे इन्वेस्ट करें और जब मन करे विड्रॉ करें।
तो दोस्तों आज के सेशन में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी जिसमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग और भी डिटेल पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।